PIA का तैयारा हवेलियां के करीब पहाड़ों पर गिरकर तबाह। 42 मुसाफिर और हमले के 5 अरकान सवार थे। 36 लाशें मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दी गईं। PIA तैयारे में 31 मर्द, 9 खवातीन और 2 बच्चे सवार थे। मारूफ नाथ खां और गुलकार जुनेद जमशेद अहलिया समेत हादसे में जान बहक। जाँ बहक अफराद की शनाख्त के लिए बायोमेट्रिक टीमें भेजी और तमाम मैयतें एक ही अस्पताल में मुंतकिल की जाएं। वजीर आजम नवाज शरीफ की मुतल्लिका इदारों को हिदायत। तैयारा 3:50 पर चित्राल से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुआ। 4:40 पर रेडार से राबिता मुनक़ता हो गया। हादसा इंजन फेल होने के बाइस हुआ। एयर कमोडोर नदीम अहमद की सरबराही में तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फाक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। जुनेद जमशेद एक हफ्ते पहले तबलीग के लिए चित्राल गए थे। भाई की आज न्यूज से गुफ्तगू। ये पता है कि उन्होंने इस फ्लाइट को माउंट करना था। जुनेद अकेला है, वो वहां पर जमात के साथ गया था 10 दिन लगाने के लिए। अच्छे इंसान और बेहतरीन दोस्त थे, हमेशा गाइड किया। जुनेद जमशेद के तैयारे को हादसे पर फनकार बरादरी भी गमजदा। जवाद अहमद, फखरे आलम, अजब गुल और दीगर का इजहार अफसोस। जुनेद जमशेद के कराची में घर पर लोगों की आमद का सिलसिला जारी। चित्राल जमीन पर जन्नत है, दोस्तों के साथ अल्लाह की राह में हूं। जुनेद जमशेद का आखिरी ट्वीट। सदर, वजीर आजम और सियासी और मजहबी रहनुमाओं का तैयारे के हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुतासिरा खानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत। कीमती जानों के ज़या पर क्रिकेटर्स भी गमज़दा। DCO चित्राल और 3 गैर मुल्की भी तैयारे में सफर कर रहे थे। अहले खाना अपने प्यारों के लिए परेशान। नहीं, अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गई, कुछ मालूमात नहीं दी और अभी वो कंफर्म बता भी नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि लिस्ट लगी हुई है, जो उसमें ट्रैवल कर रहे थे उनकी लिस्ट आ गई है। पानामा लीक्स की मजीद तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज का एक रुकनी कमीशन बनाए या नहीं, अदालत ने फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। फरीकैन को पूरा मौका देंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी। कतरी खानदान के साथ मामला कैसे शुरू और तय हुआ, कुछ मालूम नहीं। 40 साल पुराना रिकॉर्ड कहां से लाएं? वजीर आजम की तकरीर सियासी थी। नवाज शरीफ के वकील के दलाइल। सलमान बट खतरनाक दलाइल दे रहे हैं। अवाम के सामने क्यों कहा गया कि तमाम रिकॉर्ड मौजूद है और सामने लाएंगे? जस्टिस खोसा के रिमार्क्स। वजीर आजम ने पार्लियामेंट में दस्तावेजात का कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई सबूत पेश नहीं किया गया। पर्चियों के कारोबार की नई कहानी सामने आ गई। कमीशन के कयाम से मुतालिक परसों तक फैसला करेंगे। इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू। दुबई का बिजनेस कैसे शुरू हुआ, तमाम सबूत फराहम कर दिए। वजीर आजम का दामन साफ और शेर आज भी मैदान में खड़ा है। इमरान खान को भागने नहीं देंगे। दूसरों पर कीचड़ उछालने वाले अपने एहतसाब से घबराते हैं। लीगी रहनुमाओं का जवाब। पानामा केस की तहकीकात कमीशन के जरिए और कर्जे मुआफ कराने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। सिराजुल हक का मौक़िफ़। खुर्शीद शाह कहते हैं, पानामा के मामले पर हमने अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में पकड़ा दी। वजीर आजम को हटाने के लिए बेहतर मंसूबा बंदी कर ली गई है। अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। आम इंतखाबात में 2017 में होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
چیف جسٹس انور ظہیر جمالی 31 دسمبر کو ریٹائر ہو جائیں گے. جسٹس ثاقب نثار نئے چیف جسٹس آف پاکستان مقرر. 31 دسمبر کو ہی عہدہ سنبھالیں گے. وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. مردم شماری 15 مارچ 2017 کو شروع ہوگی. کام 2 ماہ میں مکمل ہوگا. حکومت نے سپریم کورٹ کو یقین دہانی کرا دی. بر وقت عمل نہ ہوا تو سخت کارروائی ہوگی. عدالت کے ریمارکس. برطانوی کمانڈر جوائنٹ آپریشنز لیفٹیننٹ جنرل جان لاریمر کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات. علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال. علاقائی امن و استحکام میں پاک فوج کے کردار کی تعریف. بھارت کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی لیکن تعلقات پرامن ہو سکتے ہیں. افغانستان سے متعلق پالیسی مرتب کر رہے ہیں. مشیر خارجہ کا کمیٹی سے خطاب. کراچی کے ریجنٹ پلازا ہوٹل کی الیکٹریکل اینڈ فائر سیفٹی رپورٹ چوری کر لی گئی. رپورٹ الیکٹریکل انجینئر آڈٹ کے دفتر سے چوری کی گئی. رپورٹ میں سیفٹی سسٹم ناقص قرار دیا گیا تھا. افغانستان سے تربیت لے کر آنے والے 4 مبینہ دہشت گرد شکارپور میں پکڑے گئے. جیکب آباد میں امام بارگاہ پر حملے کا الزام. اس دھماکے میں 28 افراد جاں بحق ہوئے تھے. لاہور میں سینٹرل انڈکشن پالیسی کے خلاف ینگ ڈاکٹرز میں پھوٹ پڑ گئی. آپس میں ہی لڑ پڑے. فیصل آباد میں ینگ ڈاکٹرز کا مظاہرہ. الائٹ اسپتال میں آؤٹ ڈور سروس بند کر دی. انڈونیشیا کا صوبہ آچے 6.5 شدت کے زلزلے سے لرز اٹھا. 97 افراد ہلاک. سینکڑوں زخمی. عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی. امدادی کارروائیاں جاری. السلام علیکم. آج نیوز میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں آسمہ اقبال. آپ کو آگاہ کریں گے آج ہونے والے اندوناک حادثے کے حوالے سے. ہمارے پاس خبر یہ آ رہی ہے کہ اس وقت جائے حادثہ سے تمام 47 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں اور یہ کہا گیا ہے سیکرٹری داخلہ کے پی کی جانب سے. ریسکیو عملہ اور فوجیوں سمیت 500 اہلکار امدادی کاموں میں مصروف ہیں. ناظرہ کی جدید مشینری کے ذریعے لاشوں کی شناخت کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. جائے حادثہ سے تمام 47 لاشیں نکالی جا چکی ہیں. آج نیوز کے نمائندے شہاب الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے اس بارے میں مزید جانیں گے. شہاب الدین بتائیے گا امدادی کارروائیاں اس حد تک تو مکمل کر لی گئی ہیں کہ تمام لاشوں کو نکال لیا گیا ہے؟ شہاب الدین آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آواز آ. بتائیے کہ تمام 47 لاشیں نکال لی گئی ہیں. اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کسی حد تک امدادی کارروائیاں مکمل کر لی گئی ہیں یہ کہا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. یہ جائے وقوع پہ جو وہاں پہ مقامی لوگ موجود ہیں اور ساتھ ہی جو رکنی اسمبلی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اورنگزیب نلوٹا وہ مسلسل ہمارا اس کے ساتھ رابطہ رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہاں جائے وقوع سے جتنی بھی لاشیں تھے 47 لاشیں اور اس کے زیادہ تر جو اعضائے وہ اکٹھے کر لی گئے ہیں. ایمبولینسوں میں وہ ڈال رہے ہیں. اس وقت ایوب ٹیچنگ ہسپتال ایبٹ آباد میں 10 لاشیں پہنچا دی گئی ہیں جس میں ایک ذیشان کے نام سے شناخت کی گئی ہے. باقی کی شناخت نہیں ہو رہی ہے. لیکن اس وقت جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے خیبر پختونخوا کی اور محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا کے سیکرٹری داخلہ شکیل قادر وہ مکمل طور پر خود اس کے ساتھ رابطے میں ہے. امدادی کارروائیوں کے سلسلے میں پشاور سے وہ مانیٹر کر رہے ہیں اور ساتھ ہی NDMA نے بھی ایک ہیلی کاپٹر ان کو پرووائڈ کیا ہے کہ وہاں سے لاشیں جو پہنچائی جا رہی ہے لیکن دشوار گزار علاقہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ہیلی کاپٹر لینڈ بھی نہیں کر سکتا ہے. دور علاقے میں آرمی کے ہیلی کاپٹر اور جو NDMA کے کو ہیلی کاپٹر فراہم کی گئی ہے وہ وہاں پر پہنچ گئی ہیں. امدادی کارروائیوں میں جو آرمی کے جوان مقامی لوگ اور ریسکیو 112 کے اہلکار بڑی تعداد میں وہاں پر موجود تھے. تمام لاشیں نکال دی گئی ہیں. ابھی ایمبولینسز میں ڈال کر ایبٹ آباد کی طرف روانہ کر دیے گئے ہیں. ایبٹ آباد ایوب ٹیچنگ ہسپتال کے جو میڈیا مینیجر ہیں امبر جاوید ان کے مطابق جو 10 لاشیں پہنچائی کی گئی ہیں اس میں ایک کی شناخت ہو گئی ہے ذیشان کے نام سے اور باقی
वहाँ पर नादरा की टीमें मौजूद है, वो उनके तमाम तर इंतजामात कर ली गई हैं और शनाख्त के बाद अयूब टीचिंग हस्पताल की इंतजामिया के मुताबिक वो फिर अयूब टीचिंग हस्पताल से अपने अपने इलाकों को रवाना कर दी जाएगी। अच्छा शहाबुद्दीन, अयूब अस्पताल में इस वक्त मनाजिर क्या हैं? कितनी बड़ी तादाद में लवाहिकीन पहुंच गए हैं? कितनी डेड बॉडीज ऐसी हैं जिनकी शनाख्त की जा सकेगी? क्या बताता है वहाँ का अमला? जी, ये अयूब टीचिंग हस्पताल के जो इंतजामिया है उनके मुताबिक वो पहली ही से उन्होंने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर दी गई थे और जो ही टीवी चैनल्स पर ये खबर आ गई कि जितनी भी लाशें हैं वो तमाम के तमाम अयूब टीचिंग हस्पताल एबटाबाद में पहुंचा दी जाएगी। तमाम डेड बॉडीज निकाल ली गई हैं ये कहा जा रहा है और बताया गया है कि 47 डेड बॉडीज मिली हैं और तमाम डेड बॉडीज को अयूब अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। आपने आगाह किया शहाब, आपका शुक्रिया। तैयारे हादसे से मुतालिक और भी खबरें आपको देंगे, आप तक मजीद अपडेट भी पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल एक अहम खबर आपको दें। पाक फौज में अहम तकर्रियां और तबादले हुए हैं। इस अहम खबर की तफसील जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे फैसल रजा खान से। फैसल रजा खान, कुछ बताएंगे इन तकर्रियों और तबादलों के बारे में? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल ISPR की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जो है पाक फौज में आला सतह की तकर्रियां और तबादलों का आगाज हो गया है। सबसे पहले जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद बेग मिर्जा जो इस वक्त जो है वो GHQ में मिलिट्री सेक्रेटरी हैं, उनको कोर कमांडर कराची तैनात किया गया है और इसी के साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल गयूर महमूद जो इस वक्त GHQ में चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ हैं, उन्हें फौरी तौर पे जो है वो मिलिट्री सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया है। इसी हवाले से जो है वो मजीद तकर्रियों और तबादलों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, क्योंकि ये मामूल का प्रोसेस है जो हमेशा जो है वो नए आर्मी चीफ की कमान संभालने के बाद फौरी तौर पर जो है वो शुरू किए जाते हैं। लिहाजा ये तकर्रियां और तबादले जो है वो अब शुरू हो गए हैं। कोर कमांडर कराची की तैनाती और मिलिट्री सेक्रेटरी की तैनाती से इस अमल का आगाज हो गया। सही, ये मामूल की तबादले, मामूल की तकर्रियां हैं। फैसल रजा खान, आपने आगाह किया, आपको बहुत शुक्रिया। एक बार फिर बात करते हैं तैयारे हादसे की। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का ATR तैयारा हवेलियां के करीब हादसे का शिकार हो गया। पाक फौज और रेस्क्यू टीमों की जानिब से इमदादी ऑपरेशन आखिरी मराहिल में है, बल्कि तमाम लाशें अब निकाली जा चुकी हैं। बिल्कुल, हमारे पास इत्तलात है कि यहाँ से 47 डेड बॉडीज निकाली जा चुकी हैं। सूरत हाल क्या है कि इस वक्त भी हेलीकॉप्टर्स मौजूद है, मजीद किसी चीज के लिए तलाश जारी है? हम जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद चौधरी से। शाहिद चौधरी, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? मौजूद हैं जहाँ चतराल से आने वाला इस्लामाबाद PI का तैयारा आ रहा था। ये हवेलियाँ तहसील हवेलियाँ हैं, यहाँ इसकी जो है टोलनी, जहाँ पे जो तैयारा जो है क्रैश हो गया है, गिरा है। इसमें अभी तक जो रेस्क्यू कर रहे हैं 1122 मुकामी लोग, पुलिस और पाक आर्मी के जवान जो हैं वो रेस्क्यू कर रहे हैं। 29 जो लाशें डेड बॉडी निकाल रही हैं, जबकि बाकी रेस्क्यू का काम जारी है। जहाँ मैं बताता चलूँ कि मुकामी लोगों का कहना है कि पाई ने बड़ी बहादुरी से जो है आबादी को बचाया है और पहाड़ों को खाई में जाके वो जो तैरा गिरा है। और ये मैं यहाँ अभी तक जो है यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर जो है पैदल जाना पड़ता है और जो रोड है वो भी कच्चा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू को वहाँ पहुँचने में बहुत दुश्वारी पेश आ रही है और जो है लोग बड़ी मुश्किल से डेड बॉडियाँ वहाँ नीचे से उठा ला रहे हैं। और अभी जो है मजीद जो है 29 डेड बॉडी आ चुकी हैं और मजीद जो है डेड बॉडी जो निकाल रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। और यहाँ इसी सिलसिले में नाज़रीन हमारे पास एक और अहम खबर आ रही है। खबर यह है कि अयूब टीचिंग अस्पताल की मीडिया मैनेजर अंबर जावेद ने आज न्यूज से बातचीत करते हुए ये बताया है कि अयूब टीचिंग अस्पताल में तमाम मैयतों की शनाख्त की जाएगी और इसके बाद मैयतें लवाहिकीन के हवाले कर दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि अयूब टीचिंग अस्पताल में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। यहाँ पर तमाम मैयतों की शनाख्त की जाएगी और इनको शनाख्त करने के बाद ही ये मैयतें लवाहिकीन के हवाले कर दी जाएंगी। उन्होंने क्या गुफ्तगू की, आपको दिखाते हैं। पास टोटल 60 डेड बॉडीज़ आ चुकी है, बाकी तमाम डेड बॉडीज़ के लिए हम लोग अरेंजमेंट कर चुके हैं और सब डेड बॉडीज़ पहले इधर आएगी, यहाँ से टैगिंग की जाएगी, जो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे और जो बॉडीज़ आइडेंटिफाई नहीं की जा सकेगी उनके हम DNA सैंपल्स ले लेंगे। डॉक्टर्स सोसाइटी भी हमारे पास मौजूद है, नादरा के लोग भी हमारे पास मौजूद है, अगर फिंगरप्रिंट्स के लिए हम लोग तस्दीक कर सकें। अवेद गुफ्तगू कर रही थी आज न्यूज से। आपको बताएं कि अयूब टीचिंग अस्पताल की मीडिया मैनेजर हैं। इन्होंने कहा है कि जितनी डेड बॉडीज यानी कि 47 डेड बॉडीज जो अयूब टीचिंग अस्पताल में लाई गई हैं उनकी शनाख्त यहीं पर की जाएगी और इसके बाद ये तमाम मैयतें लवाहिकीन के हवाले कर दी जाएंगी। एक और अहम खबर आपको दें, सेक्रेटरी सिविल एविएशन ने आज न्यूज से बातचीत की है और उन्होंने बताया है कि हादसा जहाज का इंजन फेल होने के बाइस पेश आया। इरफान इलाही का कहना है कि हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई है।
जिसकी सरबराही एयर कमोडोर नदीम अहमद करेंगे। एक बार फिर से हम आपको बताएंगे, अहम खबर हमारे पास आ रही है इस हादसे के बारे में कि ये जो हादसा था ये जहाज का इंजन फेल होने के बायस पेश आया है और इस बात की तस्दीक की गई है सेक्रेटरी एविएशन की जानिब से। आज न्यूज़ से उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू किया। उन्होंने ये भी बताया है कि हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई है और इस कमेटी की जो सरबराही है वो एयर कमोडोर नदीम अहमद करेंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं, सेक्रेटरी सिविल एविएशन इरफान इलाही ने आज न्यूज़ से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि हादसा जहाज का इंजन फेल होने के बायस पेश आया। जहाज का इंजन फेल हो गया था। हादसे की तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है जिसकी सरबराही एयर कमोडोर नदीम अहमद करेंगे। अभी आपको लिस्ट ये आपको लिस्ट हमने मीडिया को दे दी है, इसमें फॉरेनर्स हैं। अच्छा सर, काइंडली बताएंगे जो आपने टीमें वहाँ पर मूव की हैं उनके पास ऐसे क्या इक्विपमेंट्स हैं, कितनी तरबियत है? हमने जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो मौजूद थी, उनके हेल्थ वाले, उनके रेस्क्यू 112 भी है वहाँ पे जी, वो सारे मूव कर दिए हैं। अपनी जो टीमें सिविल एविएशन की हैं वो भी चली गई हैं, लेकिन पहले सबसे जो कॉन्टेक्ट होगा वो उनके साथ होगा। एग्जैक्ट सीन ऑफ क्रैश जो है वो यहाँ से कहाँ पे है? वो हवेलियाँ के पास है, हवेलियाँ के अराउंड है। बाकी हवेलियाँ यहाँ से आप देख लें, एरियल डिस्टेंस भी और 33 नॉटिकल। तो सर, जो पाक फौज जो आपकी सपोर्ट के लिए निकली है, आप क्या समझते हैं कि किस तरह की आपको फौरी तौर पे इमदाद दरकार है? फौरी तौर पे तो ये है अगर कोई सर्वाइवर है तो उनको फ़ौरन उसको रेस्क्यू किया जाए। वो अब तक पता चल जाएगा कुछ देर बाद, अगर नहीं पता चला तो। अगर सर्वाइवर नहीं है खुदा ना खासा जो रिमेन्स है वो कलेक्ट करते हैं। कंट्रोल टावर से जो रब्ता रहा है उसमें इंजन की खराबी आई है या सेक्रेटरी सिविल एविएशन ने आज न्यूज़ से बात की है। उनका क्या कहना, उन्होंने ये बताया है कि यह हादसा जहाज का इंजन फेल होने के बायस पेश आया है। ऐसा क्यों हुआ, इसकी तहकीकात के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई है और इस कमेटी की सरबराही करेंगे एयर कमोडोर नदीम अहमद। और नाज़रीन, अब बात करेंगे मारूफ मजहबी स्कॉलर जुनैद जमशेद की, जो आज इस तैयारा हादसे में जाँ बहक हो गए थे। जुनैद जमशेद तबलीग के सिलसिले में चित्राल गए हुए थे। तबलीगी जमात के रहनुमा मोहम्मद अयूब का कहना है कि जुनैद जमशेद एक हफ्ता कबल चित्राल आए थे और उनका क़याम मकामी मस्जिद में था। तबलीग के हवाले से दुनिया भर के दौरे करने वाले जुनैद जमशेद तबलीग के सिलसिले में ही चतराल गए थे। तबलीगी जमात के रहनुमा मोहम्मद अयूब ने बताया कि जुनैद जमशेद एक हफ्ते कबल तबलीगी जमात के साथ आए थे और उनका क़याम मकामी मस्जिद में था। उन्होंने बताया कि जुनैद जमशेद की अहलिया भी उनके हमरा थीं, जिनका क़याम उनके घर में था। मोहम्मद अयूब के मुताबिक उन्होंने ही जुनैद जमशेद को 3 बजे चतराल एयरपोर्ट पर ड्रॉप किया और उनकी अहलिया भी हमरा थीं। जुनैद जमशेद के भाई हुमायूं जमशेद ने भी आज न्यूज़ को बताया कि जुनैद तबलीग के सिलसिले में चतराल गए थे। ये पता है कि उन्होंने इस फ्लाइट को माउंट करना था। जुनैद अकेला है, वो वहाँ पर जमात के साथ गया था 10 दिन लगाने के लिए। जुनैद जमशेद के बिजनेस पार्टनर महमूद आलम ने बताया कि जुनैद जमशेद तबलीग के लिए चतराल गए थे और उन्हें 2 दिन पहले इस्लामाबाद जाना था, जबकि उनकी जुनैद जमशेद से 3 से 4 दिन पहले आखिरी बार बात हुई थी। PIA की परवाज PK661 के हादसे में जाँ बहक होने वाले मारूफ नाथख्वां जुनैद जमशेद की कराची में वाक़ रिहाइशगाह पर लोगों की आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है। बड़ी तादाद में उनके अहल खाना अजीज़ व क़ारिब इस वक्त उनके घर पहुँच रहे हैं और इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर। उनके पास चलेंगे और ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेंगे। वसीम हैदर, आप वहाँ मौजूद हैं, अगर आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं तो बताइएगा। सबसे पहले तो ये कि आपसे थोड़ी देर पहले जब उनके अहल खाना से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि जब तक हमें कन्फर्म इत्तला नहीं दी जाती है कि जुनैद जमशेद इस हादसे में जाँ बहक हुए हैं, हम कोई बात नहीं करेंगे। क्या अब उन्हें कंफर्म कर दिया गया है उनकी शहादत के बारे में? जी देखिए, ज़राए ने तो ये बताया है कि उनकी शहादत के बारे में जो है वो अहल खाना को जो है वो कंफर्म कर दिया गया है, मगर उनके अहल खाना में से कुछ लोग जो है वो अब से कुछ देर पहले एयरपोर्ट की जानिब रवाना हुए हैं और वहाँ से वो इस्लामाबाद जाएंगे ताकि जाके जो है वो वहाँ पे जो है अगर उनकी बॉडी मिल जाती है और रिकवर हो जाती है तो उस बॉडी को वसूल कर सके। दूसरी सूरत में जब उनके भाई से रब्ता करने की कोशिश की गई कि आप ने जो है वो कुछ देर के बाद कहा था मीडिया से जो है वो टॉक करेंगे और उसके बाद जो है सारी सूरत हाल से आगाह करेंगे, तो उनका ये कहना था जब तक मुझे वहाँ से अभी तक इस्लामाबाद से कोई कंफर्मेशन नहीं आई है मेरे अजीज़ व क़ारिब की, जब तक वहाँ तक जो कंफर्मेशन जब आएगी तो उसके बाद में मीडिया को जो है बकिया उनकी तफसील के हवाले से जो है वो मज़ीद तफसीलात दूंगा। उसके अलावा यहाँ पर जो है लोगों की आमद और रफ्त का सिलसिला जारी है और अजीज़ व क़ारिब और अहले मोहल्ला की जानिब से लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर उनके घर पर जमा हो चुकी है। जब से अब से कुछ देर पहले मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के
जो हैं वो ख्वाजा इजहार और फैसल सब्जवारी भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने मीडिया टॉक की है। उसके अलावा अलीम आदिल शेख भी यहाँ पर मौजूद थे। लोगों की आमद का सिलसिला यहाँ पर जारी है, जबकि ज़राए से जो हमने अंदर अभी कंफर्म किया है, जो शोबीज़ की दो अहम शख्सियात अंदर मौजूद हैं, उनसे हमने कंफर्म किया है, तो उनका यही कहना था कि आज जुनैद जमशेद की जो है वो 2 शादियाँ थी, उनकी दूसरी बीवी जो थी वो उस हादसे में जो है वो जहाँ बाग हुई हैं। ये जो है हमें शोबीज़ के एक स्टार ने जो अंदर बैठे हुए हैं उन्होंने हमको ये कंफर्म किया है। ताहम अभी उनके घर वालों की जानिब से जो है किसी किस्म की जो है वो गुफ्तगू नहीं की गई है और न ही मीडिया को किसी किस्म की कोई आगाही दी जा रही है। जी वसीम, आपसे मज़ीद डिटेल्स लेते रहेंगे। फिल वक्त आपने आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। तैयार हादसे में मारूफ नातख्वां और मुबल्लिग जुनैद जमशेद भी जाँ बहक हुए। उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी ये आपको दिखाते हैं। और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ। लाहौर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के कैंपस में 80 की दिहाई में गूंजने वाली खूबसूरत आवाज़, वाइटल साइंस और दिल दिल पाकिस्तान, तो एक ही नाम जहन में आ जाता है और वो है जुनैद जमशेद। पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। 1987 में दिल दिल पाकिस्तान के रिलीज ने जुनैद जमशेद को शोहरत आलम अता की। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, नगमे लिखे और गाए। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। भिखारी वो के जिसके पास झोली है न प्याला है। सन 2004 में उन्होंने म्यूजिक और इंजीनियरिंग को खैर बात कह दिया और मजहब को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। हमदो नात उनका खासा बन गए। फरमाने मुस्तफा है ये कौले रसूल है, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, इला इला हुसैन है, अता इला इला हुसैन है। उन्होंने अपना बुटीक भी बनाया जो बहुत कामयाब रहा। शहर की सफाई सुथराई और दीगर समाजी कामों में भी शामिल रहे। वतन और नौजवान नस्ल से मोहब्बत जुनैद जमशेद के रगो पै में बसी हुई थी। वतन की मोहब्बत को नौजवानों के दिलों में उजागर करने के लिए उन्होंने हाल ही में मिली नगमे भी गाए। दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल एक लड़ी में पिरोए तो फिर सेहरा बनता है। जुनैद जमशेद 3 सितंबर 1964 को कराची में पैदा हुए। आज उनका सफर तमाम हुआ, लेकिन मुल्क को मिल्लत के लिए उनकी खिदमत तादेर याद रखी जाएंगी। नाज़रीन, फनकार बरादरी ने भी जुनैद जमशेद के हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। क्या आपके मुल्क की तारीख का एक आइकॉन रहा है, आपकी नौजवान नस्ल के लिए एक आइकॉन रहा है, हुब्बुल वतनी से लेकर दीन ईमान की बातें करने तक एक आइकॉन रहा है, इस मुआशरे का हिस्सा रहा है, हर घर का हिस्सा रहा है, हर पाकिस्तानी की जिंदगी का हिस्सा रहा है। तबलीग पे था तो मैं तो शहीद कहूंगा उसको। अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे के अल्लाह की राह में हम जो भी कर सकते हैं करते रहे। वो भी यही करता था। ये बहुत ही अहम और बड़ा कीमती शख्स था। मुझे नहीं मालूम कि अब इस तकलीफ को किस तरह से मेरा मतलब है बर्दाश्त किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत दुख है। स्कॉलर्स बहुत बड़े होते जा रहे थे और उनके इल्म में इजाफा होता जा रहा था और वो इल्म की तबलीग कर रहे थे बाकायदा। जो कुछ इल्म उनको हासिल था दीन के हवाले से, दुनिया के हवाले से, वो लोगों तक पहुंचा रहे। बहुत ही जबरदस्त एक लिहाज से आदमी थे, बहुत ही जबरदस्त के वो बड़े दिल के और साफ दिल के आदमी थे और प्यार मोहब्बत करते थे लोगों के साथ। मैंने उनके अंदर हसद नहीं देखा, जेलसी नहीं देखी। हमेशा कहते थे ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो। हर एंगल में से जो है ना वो पॉजिटिविटी निकाल लेते थे और
یہ مجھے میرے خیال ان کی بات ہمیشہ یاد رہے گی. دس از وائی آئی مس ہز کمپنی. اس سے بری خبر ہو نہیں سکتی تھی. میں اگر اپنے حوالے سے بات کروں تو یقیناً مجھے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ میرے لیے زندگی میں اس سے بری خبر ہو ہی نہیں سکتی تھی کسی بھی اعتبار سے. میں صرف پروفیشنلی نہیں کہہ رہا ہوں, ان سے تعلق اس سطح کا تھا کہ یہ رمضان ٹرانسمیشن اور یہ سب تو بہت ایک چھوٹی چیز ہو گئی جتنا بڑا تعلق. لیکن آپ یقین مانیں نسمہ, آئی نو واٹ آئی ایم سیئنگ, یہ ہماری قوم کے لیے بھی کوئی اچھی خبر, یعنی اس سے بری خبر میرا خیال ہے قوم کے لیے بھی اس لیے نہیں ہو سکتی تھی کہ حویلیاں کے قریب تباہی کا شکار PIA طیارے کے مسافروں کے اہل خانہ ایسے کرب اور امتحان میں مبتلا ہیں جس کی شدت وہی محسوس کر سکتے ہیں. دکھ کا اظہار کرنے کے ساتھ یہ متاثرین متعلقہ حکام کے رویے سے بھی نالاں ہیں. المناک طیارہ حادثے میں قیمتی جانوں کا ضیاع اپنی جگہ, ان افراد کے لاواحقین پر بھی ایک قیامت گزر رہی ہے. طیارے میں سوار مسافروں کے رشتہ دار عزیزوں کو لینے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے تھے کہ طیارہ گر جانے کی اطلاع ملی اور ایئرپورٹ آنے والوں پر جیسے غموں کا ایک پہاڑ ٹوٹ گیا. آج نیوز سے بات چیت میں مسافروں کے رشتہ داروں نے شکوہ کیا کہ ابتدائی طور پر انہیں کوئی مصدقہ معلومات نہیں دی جا رہی. گھر بات ہوئی ہے, ان کا رابطہ ہوا ہے, کنفرم کیا کہ میں اسی فلائٹ میں آ رہا ہوں. اب ہم ایئرپورٹ پہ میں بھی آیا ہوں اور میں نے یہاں پتہ کیا, ابھی تک ہمیں کچھ نہیں بتا رہے. نہیں ابھی تو کوئی انفارمیشن نہیں گئی. مسافروں کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ ایئرپورٹ انتظامیہ نے فہرست آویزاں کرنے کو غنیمت جانا. مزید کیا معلومات اور رہنمائی دینا ہے یہ کسی کو نہیں پتا اور نہ ہی کوئی اس پر تیار ہے. کچھ معلومات نہیں دی اور ابھی وہ کنفرم بتا بھی نہیں رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ لسٹ لگی ہوئی ہے, جو اس میں ٹریول کر رہے تھے ان کی لسٹ آ گئی ہے. جائے حادثہ پر ہنگامی امدادی کاموں کو ترجیح بنانا اپنی جگہ, لیکن پیاروں کے اس انداز میں بچھڑ جانے کے غم میں مبتلا لوگوں کو تسلی دینے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے. اور ناظرین, اس وقت بھی اس طیارہ حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کے رشتہ دار اسلام آباد ایئرپورٹ پر موجود ہیں. متاثرین اس بات کا شکوہ کر رہے ہیں کہ ایئرپورٹ انتظامیہ نے صرف لسٹ لگا دی ہے لیکن صحیح معلومات فراہم نہیں کی جا رہی ہیں. صورتحال ہے کیا, ان لوگوں کو کن مسائل کا سامنا ہے, یہ بتائیں گے ایئرپورٹ ہی پر موجود ہمارے نمائندے علی فرقان. علی فرقان, آپ کے لواحقین سے بات ہوئی ہے, کیا کہنا ہے ان کا, اور جو انتظامیہ ہے یہاں پر وہ کیا کہتی ہے اس حادثے کے بارے میں؟ بالکل, لواحقین کی چونکہ پہلے سے یہاں پہ موجود تھے کچھ, اور کچھ جب یہ اطلاع ملی کہ جہاز جو ہے وہ گر گیا ہے رستے میں اور اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکا تو اس کے بعد ان کی پہلی جو منزل تھی, جو پہلی جگہ تھی جہاں وہ پہنچے, وہ یہی ایئرپورٹ تھا, اسلام آباد ایئرپورٹ. اور اس امید کے ساتھ وہ یہاں پہنچے تھے کہ یہاں انہیں زیادہ معلومات, بہتر معلومات مل سکیں گی اپنے پیاروں کے متعلق. لیکن ایسی کوئی صورتحال نہیں ہوئی, یہاں پہ ان کو معلومات نہیں مل سکی. بالآخر جو ہے وہ انتظامیہ نے کافی دیر کے بعد ایک انفارمیشن ڈیسک قائم کیا جہاں پہ صرف یہ معلومات ان کو دستیاب ہو سکیں کہ ان کے جو پیارے جو تھے وہ اس جہاز میں سوار ہو سکے تھے. وہ پیسنجرز کی ایک فہرست اس کاؤنٹر کے اوپر صرف دستیاب تھی جس میں ان کے نام موجود تھے جو سوار تھے. البتہ اس کے علاوہ انہیں دیگر معلومات کا فقدان رہا. یہاں پہ ابھی بھی جو ہے وہ لواحقین کی تعداد موجود ہے اور وہ یہ اس سے معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اب ان کے جو پیارے ہیں ان کی وہ ڈیڈ باڈیز کیسے حاصل کریں گے. کیا انہیں اس کے لیے وہاں جانا ہوگا, ایبٹ آباد جانا ہوگا, یا یہاں پہ ان کی ڈیڈ باڈیز منتقل کی جائیں گی؟ ابھی تک یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو چترال بھیجنے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں یا نہیں کیے جا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو اطلاعات پہنچی ہیں اب سے تھوڑی دیر پہلے انبر جاوید نے جو بات کی ہے, ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام ڈیڈ باڈیز یہیں پر موجود ہیں, یہیں سے لواحقین کے حوالے کر دی جائیں گی. تو اب لواحقین کو تو وہاں بھجوانا ہوگا, اس کے لیے کوئی انتظام دیکھتے ہیں آپ یہاں؟ جی, کچھ لواحقین تو اپنی مدد آپ کے تحت روانہ ہو چکے ہیں یہاں پہ, لیکن انتظامیہ کی جانب سے یہ انہیں باقاعدہ طور پہ یہ نہیں ابھی تک بتایا گیا کہ ڈیڈ باڈیز وہاں سے انہیں حاصل کرنی ہے. اسی وجہ سے یہاں پہ ابھی بھی جو ہے لوگ موجود ہیں, لواحق انتظار میں ہیں کہ ان کو معلوم پڑے کہ وہ ان کو ڈیڈ باڈیز کہاں سے ملیں گی. اس کے ساتھ چونکہ یہ صرف راولپنڈی ہے, اس کے گرد و نواح کے اس میں مسافر نہیں تھے, بہت سارے مسافر ایسے بھی تھے جن کی کنیکٹڈ فلائٹس تھی, تو دیگر شہروں سے بھی لوگ جو تھے وہ بھی پریشانی کا شکار ہیں اور وہ بھی ان کی بھی رابطے کی جو جگہ ہے وہ یہی ہے اور وہ بھی یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ ڈیڈ باڈیز ابھی کہاں سے جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ان کو. کچھ جو ہے وہ میں نے بتایا کہ یہاں سے اسی صورتحال میں, اسی بے چینی کی صورتحال میں روانہ ہو گئے ہیں ایبٹ آباد کی جانب, لیکن ابھی بھی لواحقین کیا کہتے ہیں یہ تو آپ نے بتا دیا علی فرقان, لیکن انتظامیہ کیا کہتی ہے؟ آپ نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی, جاننا چاہا کہ ایسی صورتحال کیوں ہے آخر؟
जी, इंतजामिया की जानिब से यहाँ पे राब्ते का फुकदान है, मुसलसल मीडिया तक भी रसाई नहीं है, चूँकि एयरपोर्ट के अंदर जो है वो मीडिया को भी रसाई नहीं है, जो लवाहिकीन हैं वो भी बामुश्किल ही अंदर जा पा रहे थे। अलबत्ता अभी जो है वो ये बताया गया है कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शायद कुछ देर में मीडिया को इस हवाले से ब्रीफ करेंगे, लेकिन अभी तक किसी किस्म की बाकायदा इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ एयरपोर्ट इंतजामिया की जानिब से यहाँ पे नहीं दी गई। अलबत्ता एक हैंड आउट जो है वो PIA ने अपने तौर पे जारी करके अब शायद अपनी जिम्मेदारी पूरी की है कि उन्होंने ये हैंड आउट इंतहाई अफसोसनाक सूरत-ए-हाल। नाज़रीन, ये वो एयरपोर्ट है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, जहां इस फ्लाइट को पहुंचना था, लेकिन यहाँ इंफॉर्मेशन देने वाला कोई नहीं है, इन लोगों को बताने वाला कोई नहीं है कि इनके प्यारों के साथ आखिर हुआ क्या है और अब ये किस तरह से उनकी डेड बॉडीज हासिल कर सकते हैं। अली फुरकान, आपने आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। हादसे का शिकार होने वाला PIA का तैयारा 9 साल से कौमी फजाई कंपनी के बेड़े का हिस्सा था। तैयारे ने पहली उड़ान 3 मई 2007 को भरी। हवेलिया के नजदीक हादसे का शिकार होने वाला PIA का तैयारा कौमी फजाई कंपनी के बेड़े में शामिल 10 ATR तैयारों में शामिल था। PIA के पास 5 ATR 72 और 5 ATR 42 तैयारे मौजूद थे, जिनमें से एक 42 ATR हादसे का शिकार हुआ। तैयारे को कनाडा से हासिल किया गया था। तैयारे ने पहली परवाज 3 मई 2007 को की थी। टर्बो तवानाई के 2 इंजन वाला ATR तैयारे के मुख्तलिफ मॉडल्स में 40 से 50 तक मुसाफिर की गुंजाइश होती है। ये तैयारा तकरीबन 500 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से 850 किलोमीटर दूर तक सफर करने की सलाहियत रखता है। दुनिया भर में ATR तर्ज के 400 से ज्यादा तैयारे सर्विस फराहम कर रहे हैं। PIA के इस तैयारे से पहले दुनिया भर में 31 ATR तैयारे मुख्तलिफ वाकयात में हादसात का शिकार हो चुके हैं। नाज़रीन, सानिया हवेलिया पर पाकिस्तान के मौजूदा और साबिक क्रिकेटर्स ने भी गहरे दुख का इजहार किया है। शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर समेत दीगर क्रिकेटर्स ने भी मरहूमीन के लिए दुआए मगफिरत की। हवेलिया में तैयारा हादसे ने कौमी क्रिकेटर्स को भी गमज़दा कर दिया। अफसोसनाक वाक़े पर कौमी खिलाड़ी समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी लिखते हैं कि दिलखराश हादसे का सुनकर सदमा हुआ, अल्लाह लवाहिकीन को सब्र दे। साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने ट्वीट किया कि सानिया से दिल बहुत अफसुर्दा है। उमर गुल ने वाक़े को बड़ा सानहा करार दिया। साबिक लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद ने जाँ खोने वाले अफराद के लिए मगफिरत की दुआ की। कामरान अकमल ने लिखा कि जुनैद जमशेद और उनकी अहलिया का सुनकर सदमा हुआ। कौमी विमेन T20 कप्तान बिस्मा मारूफ ने भी ट्विटर पैगाम में लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया। तैयारा हादसे से मुतालिक अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। मजीद अहम खबरें भी बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मजीद खबरें शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली पानामा पेपर्स की समाअत में बेंच ने सलमान बट के दलाइल को खतरनाक करार दिया। अदालत ने मरियम नवाज के ज़ेर किफालत होने के दलाइल पर बेंच मुतमईन न हो सका। सलमान बट ने कहा है कि वजीर आजम की तकरीर अदालती बयान नहीं बल्कि सियासी तकरीर थी, लेकिन जजिस का कहना था कि अदालत में कही गई बात अवाम के सामने कहते तो बेहतर होता। पनामा केस में वजीर आजम को जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने पनामा केस की समाअत की। वजीर आजम के वकील सलमान असलम बट ने दलाइल दिए। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि वजीर आजम ने मरियम नवाज के लिए जमीन कब खरीदी, रकम कब अदा हुई, जेर किफालत होने का मामला अभी तक हल नहीं हुआ। सलमान बट ने कहा कि बेटियों को सब तहाइफ देते हैं, तोहफा देने से मरियम नवाज जेर किफालत नहीं हो जाती। वजीर आजम मरियम नवाज के गोशवारे जाहिर करने के पाबंद नहीं। आसिफ खोसा ने इस्तफसार किया कि दस्तावेजात में मरियम कुछ कंपनियों की बेनिफिशरी हैं। कोवंबर कंपनी समेत दीगर पनामा कंपनियों से मुतल्लिक इस्तफसार पर सलमान बट ने बाद में दलाइल देने का कहा। जस्टिस अजमत सईद खोसा ने दुबई मिल से मुतल्लिक इस्तफसार किया तो सलमान बट बोले 40 साल पुराना रिकॉर्ड कहां से लाएं, 4 साल पहले स्कूल की कितनी फीस जमा कराई क्या पता। जिस पर जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा कि सलमान बट अपने मौक्कल वजीर आजम के दिफा के लिए बहुत खतरनाक दलाइल दे रहे हैं। सलमान बट ने कहा कि वजीर आजम की तकरीर अदालती बयान नहीं बल्कि सियासी तकरीर थी। अदालत ने कहा कि अवाम के सामने ये क्यों कहा गया कि तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, सामने लाएंगे। जो बात अदालत में कह रहे हैं बेहतर होता अवाम के सामने कहते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पनामा केस में वजीर आजम को जवाब देना होगा। तमाम बातों का जवाब अब अदालत में देंगे।
केस में मनी ट्रेल दुबई से शुरू होकर लंदन जाती है। जस्टिस खोसा ने कहा कि 1980 से खोज लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन सब कुछ सामने आना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर मामले पर कमीशन ही बनाना है तो वक्त क्यों जाया कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन की तश्कील पर मुशावरत के लिए समाअत में वक्फा किया, ताहम फरीकैन ने मुशावरत के लिए मजीद मोहलत का मुतालबा कर दिया, जिस पर अदालत ने समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि पनामा केस पर वजीर आजम ने पार्लियामेंट में दस्तावेजात की मौजूदगी का कहा था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में कोई सबूत पेश नहीं किया गया। पर्चियों के कारोबार की एक नई कहानी सामने आ गई है। पनामा केस पर कमीशन के क़याम से मुतालिक 2 रोज में फैसला कर लेंगे। अब पता चला है कि जो पार्लियामेंट में उन्होंने हमारे से बातें की हैं, जिधर उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि मैं ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपके सामने पार्लियामेंट में रख रहा हूँ, हमारे पास सारी डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास सारे सबूत हैं मनी ट्रेल के कि कैसे मेफेयर की अपार्टमेंट्स ली गई, ये पार्लियामेंट में उसने कहा। आज क्या पता चला हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि कुछ भी नहीं है उनके पास। और एक और बात की कि जी पर्चियों के ऊपर सारा कुछ चल रहा था काम। ये नई चीज सुनिए, पर्चियों के कारोबार पूछ। फिर जी 1980 में पता नहीं ऊँटों पे लोग फिरते थे, तो 1980 में तो ना कोई फैक्स मशीन थी ना कुछ था। ये एक और मजाक किया उन्होंने। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि वजीर आजम नवाज शरीफ अदालत में पेश होने के लिए तैयार हैं। शेर आज भी मैदान में खड़ा है, जबकि भगोड़े भागने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवंबर में सियासी यतीम होने वालों का सियासी जनाजा दिसंबर में उठेगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबसे आला अदारा है, मैं अपने आप को पेश करता हूं, मैं इसके सामने सरनिगू करता हूं। मगर आज क्या हुआ, नवाज शरीफ अपने स्टांस पर खड़े हैं। बिगौड़ा कौन है, कौन भागा है यहां से, कौन मोहलत मांगता है हर दूसरे दिन। मोहलत वो मांगते हैं जिनके पास सबूत ना हो, जिनके पास सिर्फ झूठ हो। नाज़रीन, अहम खबरें आप जान चुके हैं। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट आज.tv। आज के साथ रहिए।